नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। इस सप्ताह बॉलीवुड द्वारा 3-4 हिंदी फिल्में रिलीज हो रही है, जिसमें से एक मनोज बाजपेयी की फिल्म आ रही है। मनोज जी अक्सर बोनो की फिल्म ही करते हैं। हाल ही में ओटीटी पे उनकी एक फिल्म आई है इंस्पेक्टर जेंडे, जो मैंने देखी तो नहीं लेकिन काफी तारीफ हो रही है। और अब इस सप्ताह जो फिल्म आ रही है जुगनुमा, ये तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है। बात होगी इस फिल्म पे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म जुगनुमा रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राम रेड्डी, जो दक्षिण भारत से आते हैं। और कमाल की बात है कि एक दक्षिण भारत का फिल्म मेकर वो एक फिल्म बना रहा है जो कि हिमालय की गोद में बसी हुई है। देखिए, ये टाइटल बड़ा दिलचस्प है, जुगनुमा। अब दो शब्दों से ये टाइटल बनता है। पहला तो है जुगनू और दूसरा नामा यानी कि टेल, कहानी। और दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइटल। तो जैसे मैंने कहा कि एक दक्षिण भारत के फिल्म मेकर वो हिमालय की गोद में एक कहानी वो कह रहे हैं। वैसे रेड्डी साहब, इन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तिथि, फॉर बेस्ट कन्नड़ा फिल्म। और अब 9 साल में ये उनकी दूसरी फीचर है। वैसे ही जुगनुमा जो है, इसका ओरिजिनल टाइटल द फेबल है। और पिछले साल ये फिल्म बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये वहाँ प्रीमियर हुई थी। उसके अलावा ये फिल्म बाकी फिल्म फेस्टिवल्स में भी गई है। मामी में इसे स्पेशल जूरी प्राइज मिला था। और फिर मैं पढ़ रहा था कि किसी लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसे सम्मानित किया था। सो आफ्टर ट्रैवलिंग इन वेरियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, जुगनुमा अब भारतीय दर्शक के लिए थिएटर्स में रिलीज हो रही है 12 सितंबर को। इसकी कहानी पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये फिल्म जो इसका जॉनर है वो एक मैजिकल रियलिज्म कहलाता है। अब ऑब्वियसली ये शब्द हमें भारतीय सिनेमा में बहुत कम सुनने को मिलता है। ये जॉनर मैं पढ़ रहा था कि लैटिन अमेरिका से इसकी आगाज हुई थी। और इसका अगर मैं डिफाइन करूं तो कम शब्दों में बस एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में आप कुछ मिथिकल या फैंटेसिकल एलिमेंट डाल देते हैं, लेकिन कुछ जोरों शोरों से नहीं, बस वेरी सटली आप अपनी बात कह देते हैं। और अक्सर ये जॉनर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज भी कन्वे करता है बहुत ही सटीक तरीके से। और बस कुछ इस प्रकार की जुगनुमा कहानी है, जहां हम देखते हैं कि हिमालय के एक क्षेत्र में, माउंटेन में, एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है फलों का। इस बगीचे के मालिक है देव, दैट्स मनोज बाजपेयी। ये अपनी जिंदगी, अपने कारोबार में खुश है। नेचर की गोद में ये रह रहे हैं। इनका धंधा सब अच्छा चल रहा है। और इनका एक शौक है कि ये इन्होंने अपने लिए एक पंख बनाए हैं, ग्लाइडर पंख जैसे। और ये ऑब्वियसली आसमानों की सैर करते हैं। अब ये चीज आपको याद दिलाएगा जो फेमस ग्रीक मिथोलॉजी है इकरस की। उसके तो खैर मोम के पंख थे और वो आसमान उड़ता था। अब यहाँ तो देव साहब ने वाकई बड़े बड़े पक्षियों के पंख लगा के उन्होंने अपने लिए एक विंग्स का सेट बनाए, और उससे वो अपना उड़ने का जो शौक है वो पूरा करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर एक दिन देव वो नोटिस करते हैं कि उन्हीं के बगीचे में एक पेड़ वो खराब हो गया, वो जल सा गया। उन्हें पता नहीं कि ये कैसे हुआ। और वो अपने जो उनके सर्वेंट्स है, जिसके अंदर प्रमुख है मोहन दीपक डोबरियाल, वो उनसे कहते हैं कि भाई इसे जल्दी से हटा दो। और लेकिन बस अगले कुछ दिनों या हफ्तों में इस इलाके में और फिर इनके पूरे बगीचे में आग लग जाती है। अब सब कुछ नष्ट हो चुका है और देव जाहिर है वो काफी नाराज है, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि आग कैसे लगी, किसने लगाई। अब जब ऐसी स्थिति हो तो फिर एक इंसान क्या करेगा, उसका अपने लोगों, अपने वर्कर से भी भरोसा उड़ जाएगा। और फिर बस पुलिस आती है और फिर वो एक कर्नल को बुलाते हैं छानबीन करने के लिए। लेकिन आग किसने लगाई, अब इसका सत्य देखने के लिए तो आपको तो फिल्म देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो खैर मैं कहानी का कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन बस इतना कहूंगा कि इसके टाइटल में कहीं ना कहीं इसकी कहानी है। और फिल्म का जो एक सटल सोशल मैसेज है वो बेहद खूबसूरत है। ऑल आई विल से दैट कि यदि आप सृष्टि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, फिर आपको ये कहानी वाकई आपके दिल को छू जाएगी। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो राइटिंग तो अच्छी है, बट लेकिन जो ट्रीटमेंट है इसे आप एक स्लो बर्न जैसा कह सकते हैं। और फिल्म का जो पहला हाफ है, शुरुआत अच्छी है, उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद ही शायद, यदि अगर आप ध्यान नहीं दे, और शायद आपका ध्यान जल्दी हट जाएगा। और
बस 2 घंटे की फिल्म है, 1 घंटे पे इंटरवल हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट पहला हाफ इतना उसने मुझे बांध के नहीं रखा, लेकिन हाँ सेकंड हाफ में जैसे ही इंटेंसिटी और जो मुसीबत है आग की वो और बढ़ती है, और फिर एक नेचुरल ऑब्वियसली टेंशन आ जाती है इस कहानी में, इस स्क्रीन प्ले में, जो कि बिल्कुल दर्शक को पूरी तरह से बांध के रखती है। अभिनय की बात करूं तो मनोज बाजपेयी साहब वो जाने जाते हैं अपने अनोखी चॉइसेस के लिए। देखिए ये जो किरदार है देव, और इसमें जब मैं मनोज बाजपेयी को देखता हूँ, शुरू में देखेंगे ये बहुत कम बोलता है ये किरदार, अच्छा इंसान है, एक अच्छा पति है, इसके बच्चे हैं, और ये अपने लोगों जो उसके लिए काम करते हैं उनका ध्यान भी रखता है। ही इज इमोशनली कनेक्टेड टू देम, बस जस्ट अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड। लेकिन जब धंधे पे मुसीबत आ जाती है तो नॉर्मली ऐसी स्थिति में एक इंसान का लोगों से भरोसा उड़ जाता है, और उस वक्त कहीं ना कहीं आप भी इस कैरेक्टर से डिटैच हो जाते हैं कि भाई मुसीबत का समय आया है, तेरे घर लोग जो तेरे लिए काम करते हैं बस अब तू उन्हीं पे शक कर रहा है, और आप सोचते हैं कि भाई क्या ये इंसान बहुत क्रूर हो गया है, या फिर इसी के किसी नौकर ने या किसी ने आग लगाई है। पर ये जो परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा काफ़ी सबड्यूड है मनोज बाजपेयी की, और जैसी स्थिति इसकी ज़िंदगी इसके कारोबार में आई है वहाँ तो एक इंसान अपना आपा खो बैठेगा। लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, दुखी है, और एक जो इंटरनल टर्मोइल है उसे ये इतना भार प्रकट नहीं करता है, और इस चीज़ में मेरे ख्याल से मनोज बाजपेयी वाकई ही माहिर है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब मैं इस किरदार को देखता हूँ ये जिस दुनिया में है, तो फिर मैं मनोज बाजपेयी को इस किरदार में देखता हूँ, कहीं ना कहीं एहसास होता है कि मनोज जी को इस किरदार में देख के कि नहीं ये शायद इस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं। खैर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, पर एज ऑलवेज मनोज जी ऐसे सोफिस्टिकेटेड किरदार में बड़े ही सिंपल तरीके से ही नेवर ओवर डज इट, उसे अंडर प्ले ही करते हैं, और एक बार फिर मनोज जी बताते हैं कि वो क्यों इतने बेहतरीन एक्टर है। फिर इस फिल्म में और भी बेहतरीन एक्टर है, जैसे दीपक डोबरियाल जो इनके लिए काम करते हैं, देव के लिए मोहन का जो किरदार है, इनका जो अभिनय है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैरेक्टर भी इनका देखे वेल एज्ड कैरेक्टर है, बल्कि इस कहानी में आप देखेंगे सुनेंगे तो नरेटर में जो है वो मोहन का ही किरदार है, वो बूढ़ा हो चुका है। अब वो बूढ़े वाले की जो वॉइस ओवर है वो शायद किसी और इंसान की, लेकिन दीपक डोबरियाल इनकी आप परफॉर्मेंस देखिए, और बिल्कुल अंडरस्टेटेड, ईमानदार तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसी मुसीबतें आ रही इस कहानी में आपको शायद इनके किरदार पर भी शक होगा। और एज ऑलवेज दीपक जी भी मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा काम किया है। और फिर इसमें है तिलोत्तमा शो में जो देव के एक वर्कर केशव उनकी पत्नी का रोल कर रही है। ज़्यादा उनका रोल है नहीं, लेकिन जैसा तैसा है वो अच्छा है। लेकिन देव की पत्नी में जो एक्टर है प्रियंका बोस, हाँ वो काफ़ी लाजवाब है। एक हाउस वाइफ है और ये गाना गाती है, इतना तो नहीं बट शौक के लिए ही गाती है, और शी इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर देव। और प्रियंका जी की खासियत ये है कि बिना कुछ इतना बोले उनका चेहरा काफ़ी कुछ कह जाता है। और फिल्म में इसमें दो युवा एक्टर्स है जो देव के और प्रियंका बोस के किरदार के बच्चे बन रहे हैं, जिसमें एक लड़की है हीरल सिद्धू जो देव की बड़ी बेटी है, फिर उनका एक छोटा बेटा है, और हीरल सिद्धू हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ वनिया। ये स्कूल वेकेशन में आई है अपने घर, लेकिन इन्हें अपने नेचर में रहना पसंद है। और आप देखते हैं कि ये लड़की किस तरह जो इनके गांव में या जो इस इलाके में जो लामा लोग हैं, मोस्टली शायद तिब्बत या नेपाल से आए हैं, और ये उनके प्रति इसमें दिलचस्पी आती है, और इनमें जो एक यंग लामा है कहीं ना कहीं ये उसके प्रति अट्रैक्टेड है। अब आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई ये कैसी अट्रैक्शन है, क्या कुछ एक रोमांटिज्म है? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, बस शी इज इंट्रिग्ड बाय द मिस्टिसिज्म ऑफ दीज लामा, जो कि कुछ नहीं बोलते, वो बस अपना घोड़ा वोड़ा चलाते हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं, और वो अपनी जो मेडिटेशन है उसमें लगे रहते हैं। लेकिन इस लड़की वानिया को काफ़ी दिलचस्पी होती है उस एक लामा के किरदार में। कास्टिंग बड़ी अच्छी हुई है, और एक्टर्स जितने भी ले मेरे ख्याल से अपने किरदार के हिसाब से सब परफेक्टली बैठते हैं। फिल्म की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब पहले तो यहाँ पे जो सिनेमाटोग्राफर है सुनील बोरकर साहब, जिनका मैं पढ़ रहा था, वो पहले एक स्पोर्ट्समैन थे, अब इस फिल्म लाइन में आ गया, और उन्होंने जो कमाल किया है विजुअली वो बिल्कुल अद्भुत है। फिल्म को बनाने में काफ़ी मुशक्कत हुई, बिकॉज जो सीज़न आता है फलों का, या जो स्प्रिंग सीजन या कुछ है, वो कुछ ही
2 महीने के लिए रहता है इस हिमालयन रीजन में, लेकिन मौसम बदलने के कारण इन्हें काफ़ी तकलीफ हुई और इसलिए फिर बाद में इन्हें VFX पे काफ़ी डिपेंड करना पड़ा। बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिए इस फिल्म का, काफ़ी अद्भुत है। जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, खासकर जो देव और इनका जो घर है, जो मैं पढ़ रहा था कि दरअसल वो एक ओल्ड ब्रिटिश मैंशन था, तो उसे थोड़ा बहुत उसकी मरम्मत की गई और अंदर जो भी डिज़ाइन है वो काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छी है। फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी टेक्निकल और इसकी विजुअल ब्रिलियंस है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो दर्शक जो प्रकृति से प्यार करता है तो उसे ये फिल्म ज़रूर भाएगी। देखिए, मैं इसे आर्ट फिल्म नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो सिनेमा ही एक आर्ट है, और जब कहानी के अंदर एक अच्छा संदेश हो, बड़े सटीक तरीके से कहा गया हो, तो फिर ज़रूर ऐसी फिल्मों को सराहना चाहिए। तो इसलिए मैं वही कहूँगा कि आप ज़रूर जाइएगा, जुगनमा को देखिएगा, एंड ट्रस्ट मी, आप निराश नहीं होंगे। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स।